नमस्कार, स्वागत है आपका द स्टडी हब में। अगर आपने स्टडी हब को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टडी हब को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम यहाँ पे जेके एसएसबी के लिए, एसएससी के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे कोर्सेज लॉन्च करते हैं, अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते हैं, नॉलेजेबल वीडियोस बनाते हैं, तो उनसे बेनिफिट लीजिए एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। ओके, तो चलिए हम आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। जो हमारा रिमेनिंग फंडामेंटल राइट्स की जो वीडियो थी, हमारे जो बचे हुए राइट्स थे आर्टिकल 32 से लेके आर्टिकल 35 तक, उसको हम अभी कवर कर लेंगे। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं अपना। तो आपको पता है रेमेडीज़ क्या होती है? जब आप कभी बीमार होते हैं, जब भी कभी बीमार होते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अपनी बीमारी बताते हैं उसको, और वो उसी उसी तरीके से आपको दवाई देता है। तो उस दवाई को हम क्या बोलते हैं? रेमेडी। जब किसी का इलाज करने के लिए उसको दवाई दी जाती है, उसको हम रेमेडी कहते हैं। ठीक है, जैसे वायरस होता है कंप्यूटर में, वायरस को निकालने के लिए एक एंटीवायरस डाला जाता है, तो वो जो एंटीवायरस है वो एक रेमेडी है। ऐसे ही जब हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनको कोई वायलेट करता है, हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो जब हनन होते हैं, तो उनको ठीक करने के लिए, उनको उन राइट्स को रिस्टोर करने के लिए, उन राइट्स को वैसा ही रखने के लिए एक इंडिविजुअल जो है जिसका राइट वायलेट हुआ है, उस इंडिविजुअल के राइट को रिस्टोर करने के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट एक स्पेशल ऑर्डर जो है वो देते हैं, स्पेशल ऑर्डर देते हैं। उसको बोलते हैं हम रिट। क्या बोलते हैं उसको? उसको रिट बोलते हैं। रिट और ऑर्डर में क्या डिफरेंस होता है? रिट एक स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्डर होता है, और ऑर्डर जो होता है वो एक जस्ट एक नॉर्मल ऑर्डर होता है। रिट क्या होता है? रिट होता है एक स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्डर जो फंडामेंटल राइट्स को रिस्टोर करने के लिए इशू किया जाता है। लेकिन जो जस्ट एक ऑर्डर होता है, सिंपली ऑर्डर होता है, वो क्या होता है? वो ऑर्डर जो होता है वो लीगल राइट्स को रिस्टोर करने के लिए या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को रिस्टोर करने के लिए हाई कोर्ट क्या करता है? ऑर्डर को इशू करता है। जो रिट इशू करने की पावर है वो हाई कोर्ट की ज़्यादा है सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है, क्योंकि जो हाई कोर्ट है वो रिट ना सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए इशू करता है, वो और कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल राइट्स के लिए भी ये चीज़ें इशू करता है। तो ये आज का हमारा सेशन था, जिसका मैंने आपको एक सार बता दिया, एक इसेंस जो है उसका आपको मैंने दे दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी हम अपना सेशन। राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ये वो रेमेडीज़ हैं जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इशू करते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स को रिस्टोर करने के लिए। तो आर्टिकल 32 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के बारे में बात करता है। वो बोलता है कि अगर आपका फंडामेंटल राइट जो है वो कभी भी वायलेट हो जाता है, तो आपके पास अथॉरिटी है, आपके पास पावर है, आपके पास राइट है कि आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं और डायरेक्टली आप हाई कोर्ट के पास भी जा सकते हैं, ये बताते हुए कि मेरा जो फंडामेंटल राइट है वो वायलेट हुआ है। लेकिन प्रिंसिपल्स के हिसाब से, सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से सबसे पहले आपको हाई कोर्ट में जाना है, ना कि सुप्रीम कोर्ट में जाना है। हाँ, जा तो आप सुप्रीम कोर्ट में भी सकते हो सबसे पहले, लेकिन आपको मतलब एक प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ गाइडलाइंस होती हैं, उनके अनुसार आपको कहाँ जाना है? सबसे पहले हाई कोर्ट में जाना चाहिए। ये जो पार्लियामेंट है वो किसी भी कोर्ट को, ट्रिब्यूनल को रिट इशू करने का जो है अथॉरिटी दे सकती है, लेकिन अभी तक ऐसा है नहीं। अभी तक कौन कौन रिट इशू करता है? एक हाई कोर्ट इशू करता है और सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिट इशू करते हैं। अंबेडकर जो थे, हमारे बी आर अम्बेडकर जी, जिनको हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं और मॉडर्न मनु भी कहते हैं। उन्होंने क्या बोला था? आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको हार्ट एंड सोल क्यों बोला था? क्योंकि अगर आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वही हमेशा वायलेट होते जा रहे हैं और उनको रिस्टोर करने के लिए कोई भी एजेंसी नहीं है, तो कोई भी एजेंसी जो है वो पार्लियामेंट ने सेट नहीं की है कि जो आपके वायलेशन जो हुई है फंडामेंटल राइट्स की, उसको रिस्टोर करेगी। तो अगर आपके फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो वायलेट होते जाते हैं और रिस्टोरेशन नहीं होती है, तो उसमें डेमोक्रेसी का कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, डेमोक्रेसी देखो, व्हाट इज फंडामेंटल राइट्स, डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, इनमें डिफरेंस क्या होता है? जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो बोलते हैं, वो सरकार को बोलते हैं क्योंकि आपको जस्टिस जो है वो अचीव करना है, क्योंकि आपको जस्टिस अचीव करना है स्टेट को, तो आप ये सब चीज़ें पॉइंट वाइज ये सब चीज़ें नहीं कर सकते। और डीपीएसपी बोलता है क्योंकि आपको जस्टिस जो है वो अचीव करना है, तो आप ये सब चीज़ें जो हैं इनको कीजिए। ठीक है, ये फंडामेंटल डिफरेंस होता है फंडामेंटल राइट्स में और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो बोलते हैं, वो एक नेगेटिव कंसेप्ट है। ठीक है, नेगेटिव ऑब्लिगेशन है स्टेट पे। क्या ऑब्लिगेशन है? नेगेटिव, कि आप वो चीज़ें नहीं कर सकते। नेगेटिव, ठीक है, नहीं कर सकते, जस्टिस अचीव करने के लिए आप ये सब चीज़ें नहीं कर सकते।
और जो डीपीएसपी है वो चीज़ें करने के लिए बोलता है, वो बोलता है क्योंकि हमें जस्टिस अचीव करना है तो आपको ये सब चीज़ें जो हैं वो करनी चाहिए। तो ये डिफरेंस है फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीज में। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होती हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं जैसे हमें फंडामेंटल राइट्स हम इंजॉय कर रहे हैं, तो वैसे ही हमारा काम है कि हमारे देश के प्रति हमारी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हों। तो यही 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो 51 आर्टिकल 51 ए में दी गई हैं 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़, जिसमें से जो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी वो ओरिजिनली थी, और 11th फंडामेंटल ड्यूटी हमने कब ऐड की थी? 2002 में 86 अमेंडमेंट के तहत। ठीक है, तो ये हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी अलग से इसका कंसेप्ट जो है वो डिस्कस कर लेंगे, डीपीएसपी भी डिस्कस कर लेंगे। ये बस मैंने आपको एक ओवरव्यू यहाँ पे दे दिया। तो अम्बेडकर जी ने इसको बोला हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो रिट का कंसेप्ट है ये हमने कहाँ से बारो किया है? ये हमने यूके से, यूनाइटेड किंगडम से बारो किया है। अब जैसे पहले मैंने आपको बताया पीछे कि जो रिट इशू करने की पावर होती है वो सुप्रीम कोर्ट के पास भी होती है और हाई कोर्ट के पास भी होती है। अंडर आर्टिकल 32 होती है सुप्रीम कोर्ट के पास, और अंडर आर्टिकल 22-26 होती है हाई कोर्ट के पास रिट इशू करने की। और रिट्स कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की। हैबिस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियरी और क्यू वारंटो। ठीक है, ये 5 रिट्स होती है, इनको हम डिटेल में भी डिस्कस करते हैं आगे अच्छे से। तो ये 5 तरह की रिट्स होती हैं जो सुप्रीम कोर्ट भी इशू करता है और हाई कोर्ट भी इशू करता है। इस टाइम जो रिट इशू करने की पावर है वो सुप्रीम कोर्ट के पास भी है और हाई कोर्ट के पास भी है। हालांकि पार्लियामेंट किसी भी कोर्ट को रिट इशू करने की पावर दे सकती है, किसी भी ट्रिब्यूनल को, किसी भी एजेंसी को रिट इशू करने की पावर दे सकती है। लेकिन इस टाइम जो रिट इशू करने की पावर है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है और हाई कोर्ट के पास है। 1950 के पहले जो हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता, बॉम्बे और मैड्रास, ठीक है, इन 3 के पास जो है रिट इशू करने की पावर थी। लेकिन अभी आर्टिकल 226 के तहत सभी हाई कोर्ट्स के पास जो है पावर है इशू रिट्स करने की। ठीक है, रिट्स इशू करने की पावर जो है आज सभी हाई कोर्ट्स के पास है। ठीक है, अंडर आर्टिकल 226 जो सुप्रीम कोर्ट है वो इशू करता है रिट्स किसके लिए? सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए। फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेशन होती है किसी की तो उनकी इन्फोर्समेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट इशू करता है रिट। और जो हाई कोर्ट है वो रिट इशू करता है फंडामेंटल राइट्स के लिए तो करता ही है, और वो अदर लीगल राइट्स, ठीक है, ऑर्डनरी लीगल राइट्स के लिए भी रिट इशू करता है। तो इस वजह से जो सुप्रीम कोर्ट की पावर है रिट इशू करने की वो नैरो है किससे? हाई कोर्ट से, क्योंकि हाई कोर्ट की जो रिट इशू करने की पावर है वो ज़्यादा है सुप्रीम कोर्ट से। हाई कोर्ट जो रिट इशू करता है वो और ज़्यादा मामलों में करता है। ठीक है, ऑर्डनरी लीगल राइट्स को भी इन्फोर्स करता है और फंडामेंटल राइट्स को भी इन्फोर्स करता है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है वो जो रिट्स इशू करता है वो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए करता है। सो दैट्स वाई द सुप्रीम कोर्ट पावर टू इशू रिट इज नैरोअर देन द हाई कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट की जो रिट इशू करने की पावर है वो ब्रॉडर है सुप्रीम कोर्ट से। तो चलिए देख लेते हैं हैबिस कॉर्पस क्या होता है। हैबिस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ। अगर आपको किसी ने अनलॉफुली डिटेन किया है तो आप क्या कर सकते हैं? आप डायरेक्टली कोर्ट में जाके बोल सकते हैं आपने कि हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो वायलेट हुआ है। तो कोर्ट इशू करता है रिट कौन सी? हैबिस कॉर्पस। उसकी बॉडी जो है इंसान की, उसकी जो है बॉडी, उसको प्रेजेंट करो। तो आपकी जो रिट है हैबिस कॉर्पस वो किन केसेस में इशू नहीं हो सकती? ये नोट जो है ये ध्यान रखना, किन केसेस में हैबिस कॉर्पस जो रिट है वो इशू नहीं हो सकती? अगर आपकी डिटेंशन जो है वो लॉफुल है, एक लीगल तरीके से अच्छे प्रोसीजर से हुई है, तो आप जो है हैबिस कॉर्पस जो है वो इशू नहीं हो पाएगी। अगर प्रोसीडिंग्स जो है कंटेम्प्ट ऑफ लेजिस्लेचर के लिए हुई है या आपने कोर्ट का जो है कंटेम्प्ट किया है, और अगर जो डिटेंशन है वो कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के बाहर हुई है, अगर आप फॉरेन में जाके कोई इलीगल एक्टिविटी कर लेते हो जिसकी वजह से आपको डिटेन किया जाता है, तो वहां पे हमारी जो जुरिस्डिक्शन है कोर्ट की वो नहीं है, तो उस केस में भी हैबिस कॉर्पस जो है हैबिस कॉर्पस वो इशू नहीं हो पाएगी। मैंडामस का मतलब होता है वी कमांड। कमांड मतलब इसमें क्या होता है कि जो कोर्ट है वो मैंडामस जो रिट है उसको इशू करता है, और एक पब्लिक ऑफिशियल जो होता है, जो पब्लिक ऑफिस में पब्लिक ऑफिशियल होता है, उसको उसकी ड्यूटीज़ परफॉर्म करने के लिए बोलता है, जिसमें कि वो फेल हो रहा है या नहीं कर पा रहा है, उसमें उसको अपनी ड्यूटीज़ ढंग से करने के लिए बोलता है, ऑफिशियल ड्यूटीज़ जो हैं उनको करने के लिए बोलता है। और ये जो रिट होती है इसका नाम होता है मैंडामस, जिसका मतलब है वी कमांड। तो ये भी कहाँ इशू नहीं होती है? ये इशू कहाँ नहीं होती है? प्राइवेट बॉडी में। अगर किसी डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन को जो है लागू करना है, अगर वो प्राइवेट डिपार्टमेंट में है, अगर वो डिपार्टमेंट प्राइवेट है तो उसमें भी ये लागू नहीं होगी।
जहाँ पे डिस्क्रिशनरी जो है ड्यूटी डिस्क्रिशनरी है, मैंडेटरी नहीं है, वहाँ पे भी ये नहीं होगी। कंट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है जहाँ पे, वहाँ पे भी नहीं होगी। आपके मतलब गवर्नमेंट होना चाहिए, ठीक है। आप प्राइवेट ये प्राइवेट जो एजेंसीज होती है वहाँ पे प्राइवेट डिपार्टमेंट्स होते हैं, वहाँ पे ये सब चीज़ें जो है ये फॉलो नहीं हो पाएंगी। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नर्स के विरुद्ध, ठीक है, इनके अगेंस्ट भी ये जो मैंडामस है ये इशू नहीं हो सकती। अगेंस्ट द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो है, इनके विरुद्ध भी जो इनके अगेंस्ट भी मैंडामस जो है वो इशू नहीं हो सकती। प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है? प्रोहिबिशन एक रिट है जिसका मतलब होता है टू फॉरबिड। इसमें हायर कोर्ट जो होता है, हायर कोर्ट का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट भी इसमें हाई कोर्ट को मना कर सकता है, और हाई कोर्ट भी जो है अपने नीचे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं उनको मना कर सकता है। इसमें हायर कोर्ट का मतलब है जो कोर्ट जो है ऊंची पोजीशन पे है, ठीक है। हाई कोर्ट नहीं है इसमें, हायर कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट नहीं है। इसमें हायर कोर्ट जो है लोअर कोर्ट को और ट्रिब्यूनल को बोलता है, उनको बोलता है कि आप अपनी ज्यूरिसडिक्शन में रहिए और अपनी ज्यूरिसडिक्शन से बाहर जाके जजमेंट मत दीजिए, ठीक है। अपनी ज्यूरिसडिक्शन को बढ़ाइए मत, उसके बाहर जाके जजमेंट मत दीजिए, क्योंकि आपकी ये ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। अगर वो ऐसा करता है तो उसको मना करता है प्रोहिबिशन। सर्टेरोरी का मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड। इसमें भी हाई कोर्ट जो है, हायर कोर्ट जो है, वो लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल को मना करता है, या तो ये बोलता है कि जो केस है उसको ट्रांसफ़र कीजिए, ठीक है, ट्रांसफ़र कीजिए, और या तो जो आपने जजमेंट दी है अपने ऑर्डर को स्क्वैश कीजिए, ठीक है, उसको क्या कीजिए, उसको ख़त्म कीजिए अपने ऑर्डर को, या तो जो केस है उसको ट्रांसफ़र कीजिए। ये बेसिकली आपको जो एग्जाम में पूछा जाता है वो बस इनके जो है मीनिंग पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत जानकारी जो है वो होनी चाहिए आपको। तो सर्टेरोरी का मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड, और प्रोहिबिशन का मतलब होता है टू फॉरबिड। क्यो वारंटो होता है बाय विच अथॉरिटी और बाय व्हाट अथॉरिटी, किस अथॉरिटी से आप इस पब्लिक ऑफिस में बैठे हैं, ठीक है। ये इंक्वायरी करता है लीगल क्लेम ऑफ पर्सन टू ए पब्लिक ऑफिस, और प्रिवेंट करता है कि इलीगली कोई पब्लिक ऑफिस में जाके बैठ ना जाए। और ये जो क्यू वारंटो है ये इशू नहीं होता है मिनिस्ट्रियल ऑफिस और प्राइवेट ऑफिस के लिए, ये इशू नहीं होता है। क्यू वारंटो क्या करता है? मना करता है उस इंसान को जो उस लायक है, उस लायक नहीं है उस ऑफिस में बैठने के लिए, उसको ये मना करता है कि आप यहाँ पे नहीं बैठ सकते। ये काम होता है क्यू वारंटो का, कि आप किस अथॉरिटी से इस ऑफिस में बैठे हैं। तो ये जो रिट इशू करने की पावर है ये सुप्रीम कोर्ट को डिफेंडर और गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स जो है वो बनाती है, क्योंकि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो ओहदे में है सबसे ऊंचा कोर्ट है, ठीक है, सबसे हायर कोर्ट है जो सुप्रीम कोर्ट है, तो ओहदे में सबसे ऊंचा कोर्ट है, और ये डिफेंडर और गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स है। तो आप अपने फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होने पे आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो, इसलिए इसको डिफेंडर और गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स भी कहा जाता है। अब ऐसा भी नहीं है कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो एब्सोल्यूट हों, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है आपका जो मन करे आप वो बोलो किसी को, आपका जो मन करे आप मतलब पब्लिक प्लेसेस पे आप ऐसी भी जो है कुछ चीज़ें हैं आपको, मतलब आपको अगर सिगरेट पीने का अधिकार है तो आपका राइट है सिगरेट पीना, आपको कोई मना नहीं कर सकता। इसका मतलब ये भी नहीं कि आप पब्लिक प्लेसेस पे सिगरेट पियो। तो कुछ जो राइट्स हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये सस्पेंशन होती है इनकी, कब? ये सस्पेंड किए जाते हैं नेशनल इमरजेंसी के दौरान, लेकिन आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, ठीक है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, ये जो दो आर्टिकल्स हैं ये जिंदा रहते हैं। बाकी सभी राइट्स जो हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं, लेकिन आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 जो हैं वो जिंदा रहते हैं। और आर्टिकल 19, ठीक है, ये सस्पेंड होगा सिर्फ एक्सटर्नल एग्रेशन के दौरान। अगर कोई बाहरी ताकत जो है वो इंडिया पे हमला करती है, अगर पाकिस्तान अटेम्प्ट करता है अटैक, चाइना अटेम्प्ट करता है अटैक इंडिया पे, तभी आर्टिकल 19 जो है इसका वायलेशन होगा। वैसे तो इसका वायलेशन नहीं हो पाएगा अगर इंटरनल इमरजेंसी लगी है। आर्टिकल 33 जो है वो बात करता है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज। अगर इनके जो आर्टिकल 33 के अंडर अगर इनके फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो रिस्ट्रिक्ट एब्रोगेट नहीं किए गए तो ये अपनी जो ड्यूटीज़ हैं उनको ढंग से मेंटेन या परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर इनको भी फंडामेंटल राइट हुआ तो ये कहीं भी जाके स्ट्राइक कर देंगे, इनको भी स्ट्राइक करने का हक हो जाएगा। तो फिर जो है कंट्री जो है उसकी सिक्योरिटी जो है उस पर आंच आ सकती है, कंट्री की सिक्योरिटी के साथ जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। तो इसलिए इनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको एब्रोगेट किया जाता है, और इनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको एब्रोगेट करने की ताकत जो है वो सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। स्टेट ऐसी जो ताकत है वो पोजेस नहीं करती है। स्टेट के पास ऐसी ताकत नहीं है कि वो पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस और इंटेलिजेंस एजेंसीज के फंडामेंटल राइट्स को एब्रोगेट करे। तो ये ताकत जो है ये किसके पास है?
ये सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। और ऐसा कोई लॉ जो एब्रोगेट करता है इनके फंडामेंटल राइट्स को, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स और इंटेलिजेंस एजेंसीज को, इनको क्या करता है, इनके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, ऐसा लॉ जो है ये कोर्ट में भी चैलेंज नहीं हो सकता है। अगर ये कोर्ट में चैलेंज होता तो फिर ऐसा लॉ बनाने की जरूरत ही क्या थी, ठीक है ना। अगर ये कोर्ट में चैलेंज होता तो ऐसा लॉ बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। तो ये कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता। अगर ये कोर्ट में चैलेंज हो जाता तो उनके राइट्स भी रिस्टोर हो जाते, तो वो भी आम पब्लिक के जैसे हो जाते। तो कोई भी दिन भर रात भर में अटैक करता है इंडिया पे, क्योंकि उनके तो फंडामेंटल राइट्स हैं। वो जाना चाहें तो जा भी सकते हैं ड्यूटी पे, नहीं जाना चाहे तो नहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि उनका राइट है, ठीक है। तो वो अपने क्या बोलते हैं असेंबलीज भी फॉर्म कर सकते हैं और प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं। तो इन सब से बचने के लिए एक वेल ऑर्गेनाइज जो है आर्मी जो हो, नेवी जो है, एयरफोर्स जो हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हों, ठीक है, पुलिस फोर्सेस हों, इंटेलिजेंस एजेंसीज हों, तो ये वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में हो, ठीक है, अच्छे तरीके से अपना काम करें, अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करें डिसिप्लिन के साथ। तो इसलिए इनके फंडामेंटल राइट्स का एब्रोगेट होना और वी कैन से दैट रिस्ट्रिक्ट होना काफ़ी ज़रूरी है, जिससे ये सब चीज़ें जो हैं ये बनी रहें, ठीक है। तो ये जो लेजिस्लेशंस होती हैं, लॉज होते हैं जो पार्लियामेंट बनाती है इनके पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस के लिए और ये आर्मी नेवी के लिए, इनके लिए बनाती है। इनके जो फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो हनन होते हैं। इनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू परफॉर्म एसोसिएशंस, right to be the member of trade unions, political associations, right to communicate with the press, right to attend public meetings, demonstration, ये सब जो चीज़ें होती है ना, इनमें इनको पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जा सकता, ठीक है। अगर इनमें ये पार्टिसिपेट करेंगे, एक जो आर्मी वाला है वो पब्लिक मीटिंग्स भी कर रहा है, पॉलिटिकल एसोसिएशंस भी बना रहा है, तो वो क्या वो अपनी ड्यूटी जो है ढंग से परफॉर्म कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगर वो एसोसिएशंस भी बना रहा है तो ऐसी वो ड्यूटी जो है अपनी परफॉर्म नहीं कर पाएगा। अगर उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो वो क्या करेगा, इंटेलिजेंस के जो है गुप्त इंफॉर्मेशन है उसको लीक कर देगा, तो इससे जो है वो जो कंट्री का है वो कबाड़ा हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो है फंडामेंटल राइट्स जो हैं इनको एब्रोगेट किया जाता है, ताकि ये जो ड्यूटीज़ हैं अपनी जो है ढंग से परफॉर्म कर पाएँ। आर्टिकल 34 क्या करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है फंडामेंटल राइट्स उन लोगों के जहाँ पे मार्शल लॉ जो है इन्फोर्स हुआ है। कभार क्या होता है कि लॉ को रिस्टोर करने के लिए हमें मिलिट्री रूल लगाना पड़ता है, वहाँ से पुलिस का जो सिस्टम है, पुलिस उन चीज़ों को नहीं हैंडल कर पाती है, तो हमें क्या करना पड़ता है, आर्मी रूल जो है वो लगाना पड़ता है। तो आर्मी रूल में क्या होता है कि वहाँ पे आपके फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, ठीक है। आपके फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं जहाँ पे भी मिलिट्री रूल लगा हो। और इसमें जो पार्लियामेंट है वो एम्पावर है अपने गवर्नमेंट सर्वेंट जो है, अगर वो कोई भी ऐसा जो स्टेप है वो लेता है उस मिलिट्री रूल में लॉज को रिस्टोर करने के लिए, कोई भी ऐसा स्टेप लेता है, क्योंकि आपको पता है जहाँ पे मिलिट्री रूल होता है वहाँ पे आप किसी इंसान की भी तलाशी ले सकते हो और किसी को अगर ज़रूरत पड़े तो उसको डेथ भी दे सकते हो, ठीक है। तो ये एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि उस गवर्नमेंट सर्वेंट को कुछ ना होने दो, ठीक है, जो भी उसने एक्ट किया है ड्यूरिंग मिलिट्री रूल में। तो ये जो मार्शल लॉ है इसमें क्या होता है, सस्पेंशन हो जाती है ऑर्डिनरी लॉ की, और गवर्नमेंट जो है सस्पेंड हो जाती है बाय मिलिट्री ट्रिब्यूनल्स, और यहाँ पे मिलिट्री रूल लगता है और मिलिट्री जो है अपने तरीके से चीज़ों को देखती है, और हमारे यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो हनन हो जाते हैं, वो वायलेट हो जाते हैं। मार्शल लॉ जो है वो इम्पोज होता है जब एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सिचुएशंस आ जाती हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कंडीशंस आ जाती हैं, जब वॉर हो गया, इन्वेजन कर लेता है कोई, जैसे इन्वेजन करने का कोई क्या करता है, अटेम्प्ट करता है, रिबिलियन हो जाता है, राइट्स हो जाते हैं, वायलेंस हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जब ये सब चीज़ें होती हैं तो वहाँ पे मार्शल लॉ को लगाया जाता है, इम्पोज किया जाता है। यहाँ पे जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो पूरी तरीके से ठप पड़ जाता है, और मिलिट्री जो है, मिलिट्री अथॉरिटीज़ जो हैं वो चीज़ों को रन करती है अपने तरीके से, और इनके पास जो पावर्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा पावर्स होती है मिलिट्री के पास, उस जगह के लॉ को रिस्टोर करने के लिए, उस जगह को मेंटेन करने के लिए, और ये ऑल वो नेसेसरी स्टेप्स लेती हैं जो ज़रूरी हों, और पुनिश कर सकते हैं सिविलियंस को। और मैंने आपको बताया था कि वो इवन कंडेम देम टू डेथ, उनको डेथ भी दे सकती हैं। आर्टिकल 35 सिंपली ये बोलता है कि जो फंडामेंटल राइट्स के रिलेटेड जो भी लॉज हैं वो सिर्फ पार्लियामेंट बना सकती है, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर को कोई भी हक नहीं है, उसके पास कोई भी पावर नहीं है कि वो फंडामेंटल राइट्स के रिलेटेड जो है वो लॉज बना सके। तो उसके पास लॉज बनाने की ताकत, सिर्फ ये जो ताकत है ये पार्लियामेंट के पास है, स्टेट के पास नहीं है। तो जैसे कि अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की पहले बात हुई थी, तो अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में आता है राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी आपको पता है 19 और एफ में था, 19 क्लॉज एफ में था और 31 में था, ठीक है। 19 क्लॉज 1 एफ में था
और 31 में था राइट टू प्रॉपर्टी, इसको एब्रोगेट कर दिया गया। और 44th अमेंडमेंट हुई 1978 में, जिसमें इसको रिपील किया गया और आर्टिकल 300A, आर्टिकल 300A में इंसर्ट किया गया अंडर द हेडिंग राइट टू प्रॉपर्टी। सो तब से ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, तब से ये हमारा अब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बन गया है। राइट टू वोट जो है वो भी हमारा लीगल राइट है या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आर्टिकल 326 प्रोवाइड्स दैट द इलेक्शन टू द लोक सभा एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, अगर आप 18 साल से ऊपर हो तो आपको वोट देने का पूरा हक है, ये आपका लीगल राइट है। आर्टिकल 265 भी अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ये बोलता है कि जो टैक्स है वो सरकार के अलावा कोई भी जो है वो नहीं लगा सकता आपके ऊपर, ठीक है, एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। आर्टिकल 301 बोलता है कि अपना ट्रेड कॉमर्स जो बिजनेस है आप थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो कंडक्ट कर सकते हो। आपको इसमें किसी की भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अपना जीएसटी वीएसटी भरिए, ठीक है, अपना सीजीएसटी या जीएसटी और जीएसटी भरिए और अपनी जो ट्रेड कॉमर्स जो है वो आप कैरी आउट कर सकते हो पूरे ऑल ऑफ इंडिया में फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये थे अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। तो अब से हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है वो हमने अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं डिटेल में अपने फंडामेंटल राइट्स। तो इसके बाहर आई डोंट थिंक कि आपको कोई भी क्वेश्चन आए, तो आप फंडामेंटल राइट्स जो हैं इनको ढंग से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।